अब की बार 400 पार, ये बीजेपी का नारा है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति बनती जा रही है उसको देख के ऐसा लगता है कि 300 पार भी थोड़ा सा कठिन है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम बात करेंगे कि बीजेपी का नारा और वास्तविक स्थिति के बीच में क्या फर्क है। सबसे पहले हम आंकड़ों की बात करते हैं। वर्तमान में बीजेपी को जिन जिन राज्यों से सीट आई थी, उन राज्यों की अगर हम सीट का टोटल करें तो ये 450 सीटें होती हैं और इसमें से 303 बीजेपी जीत चुकी है। अधिकतर राज्य ऐसे हैं जहाँ 2-2, 3-3 सीटें हैं और जो बहुत बड़े राज्य हैं जैसे कि राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जहाँ मध्य प्रदेश हुआ, जहाँ पर कि बीजेपी का बड़ा होल्ड है, वहाँ पर बीजेपी ने ऑलमोस्ट 100%, 80% से 100% की सीटें कवर की हुई है। राजस्थान में सारी सीटें उनके पास है, गुजरात में सारी उनके पास है, मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट सारी उनके पास है। तो यहाँ पर जो है उनके पास स्कोप नहीं है कि सीटें बढ़े। 10 साल की जो है सीटें इसी तरह से आ रही हैं, ये जरूर संभव है कि कुछ सीटें घट जाएं। तो पहला रिस्क यहाँ पर दिखता है कि जो उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वहाँ पर कुछ सीटें घट सकती हैं, बढ़ेंगी नहीं। अगर ना भी घटे तो नंबर वहीं का वहीं रहेगा। अब इसके बाद जो है ये 303 से 400 पहुंचने के लिए कहाँ से इनके पास नंबर आएगा? तो बड़े जो और स्टेट बचते हैं जहाँ पर कि बीजेपी की थोड़ी प्रेजेंस है, जिसमें वेस्ट बंगाल है, जिसमें उड़ीसा है, यहाँ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन दोनों राज्यों को मिला के 10 से ज़्यादा सीट नहीं बढ़ेगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि साउथ से भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो अगर हम साउथ में जहाँ बीजेपी का प्रेजेंस 0 है, अगर हम उस प्रेजेंस को जोड़ दें और जहाँ पर उनकी कुछ सीटें हैं वहाँ मान लें 2-4 सीटें बढ़ती हैं, तो भी आप बहुत हद मार के 20 सीटें, यानी 20 और 10 30 सीटें, तो बीजेपी इस स्थिति में 330 का आंकड़ा पार नहीं करती है। ये आंकड़े कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि 300 पार भी मुश्किल हो सकता है, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, बीजेपी ने जब सबसे पहला गेम खेला 400 पार का नारा, ये 400 पार का नारा जो है मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए विपक्ष पर और जनता के अंदर एक फीलिंग देने के लिए कि देखो और कोई नहीं है टक्कर में वाली जो फीलिंग आती है वो दिखा दी जाए। तो जब जनवरी में राम मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरे देश में एक भावनात्मक माहौल था, धार्मिक माहौल था। कांग्रेस के समर्थक भी कांग्रेस के नेताओं की मंदिर ना जाने के निर्णय से नाराज थे और सभी लोग जो है भक्तिमय थे। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर था, इस एटमॉस्फेयर से ऐसा लगने लगा कि बीजेपी अब क्लीन सीट मारेगी, कांग्रेस का भी बड़ा वोटर इधर शिफ्ट हो जाएगा। बीजेपी इससे पहले 350 सीटों की बात कर रही थी, पर आप देखें कि इसके बाद उनका पूरा कैंपेन चेंज हुआ और उन्होंने 400 के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया कि 400 पार, 400 पार। और अपनी बात को सही साबित करने के लिए कि वाकई चीजें उनके पक्ष में है, कांग्रेस के नेताओं को भर भर के अपनी तरफ रखा। अब बीजेपी कह सकती है कि भैया हमने नहीं भरा, वो खुद आए, पर सच्चाई हम सब जानते हैं कि कहीं जो लोग आए हैं वो या तो इतने छोटे भैया नेता है जिनका कोई प्रभाव नहीं, या बड़े नेता है जिनके ऊपर कई सारे करप्शन के आरोप हैं, कोई न कोई जांच उनके खिलाफ हुई है। तो बीजेपी ने वहां के करप्ट नेताओं को अपनी तरफ खींचा। वहां पर वो लोग जो पैसा लगा सकते थे कांग्रेस में, वो लोग जो भीड़ भी खींच सकते थे, उन सबको बीजेपी अपनी तरफ ले आई। तो ये जो चीज है ये दिखाती है कि बीजेपी इस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना चाहती थी कि जनता हमारे साथी है, साथ ही साथ कांग्रेस और उस गठबंधन के पास नेता ही नहीं है, यानी कि विकल्प तो कोई है ही नहीं। इस परसेप्शन को बीजेपी यहाँ बिल्ड करना चाहती थी और ये परसेप्शन बिल्ड करना जो है जीतने के साथ साथ कहीं कहीं इस डर को भी कवर अप करने के लिए था कि अटल बिहारी वाजपेयी मूवमेंट ना हो जाए, शाइनिंग इंडिया मूवमेंट ना हो जाए। और बीजेपी को ये डर क्यों लग रहा है कि शाइनिंग इंडिया मूवमेंट ना हो जाए? लेकिन 2014 से 2019 का अगर आप आकलन करेंगे तो बीजेपी सरकार में बहुत सारे ऐसे काम हुए जहां पर कि गरीबों को कई चीजें मिली, चाहे वो गैस की योजना हो, चाहे बीमा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब लाभान्वित हुए उससे। तो धर्म का एक फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन काम का जो फैक्टर था, उस काम के फैक्टर ने लोगों को बीजेपी से बहुत जोड़ा। पुलवामा का अटैक जो हुआ उसने राष्ट्रवाद का मुद्दा भी साथ में जोड़ा। लोग जो है जुड़े हुए थे बीजेपी से और बम्पर वोटिंग हुई। कांग्रेस और उसके समर्थक दलों का जो है विरोध था, बम्पर वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और बीजेपी की सीटें बढ़ गई। लेकिन जब 2019 से 2024 की हम बात करेंगे तो आप देखिए कि 2019 से 2024 में बड़े काम बहुत हुए, पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे आम जन को फायदा मिलता हो। आर्टिकल 370 को जब हटाया गया तो उससे लोगों में उत्साह उत्पन्न हुआ और लगा कि सरकार ने सशक्त निर्णय लिया है। वो निर्णय लिया, वो निर्णय खत्म हुआ। इसी तरह सरकार ने कई सारे निर्णय लिए। राम मंदिर भी जो है वो भावनात्मक जुड़ाव था। तो भावनात्मक जुड़ाव के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आम आदमी के जीवन को परिवर्तित करने के लिए कुछ नहीं था। रोजगार की स्थिति इस बीच में खराब हुई।
प्लस बीजेपी के बहुत सारे निर्णय, पहला विपक्ष के ऊपर जिस तरह से उनका काम शुरू हुआ, ईडी के छापे पड़ना, भले ही वो करप्ट नेता हो, लेकिन जिस तरीके से ये सारा कुछ शुरू हुआ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है और विपक्ष बार बार पिछले 10 साल से कह रहा है कि सरकार तानाशाही की तरफ जा रही है, ये इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रही है। पहले 5 साल लोगों ने इसको नहीं माना, लेकिन आखिरी 5 साल में ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखनी शुरू हो गई। चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई और सिस्टम हो, कहीं ना कहीं सरकार का जो है एक निरंकुश सा रवैया लोगों को नजर आने लगा और लोग जो है विपक्ष की बात को भरोसा करने लगे। दूसरा जो बीजेपी का निर्णय है वह विद इन पार्टी, जब उन्होंने टिकट देने के निर्णय किए, मुख्यमंत्री जिस तरह से चयनित किए, वो सारे निर्णय भी बहुत अजीब थे। दिल्ली बैठे लोगों को इसी में मजा आ रहा था, उनको इसी में ऑर्गेज़म मिल रहा था कि भैया हमने ऐसा निर्णय लिया कोई गैस ही नहीं कर पाया, ऐसा कोई सीएम बना दो जो कोई सोच ही ना सके, वो इसमें खुश हो रहे हैं। पर ये सीएम यहाँ पर काम करने लायक नहीं बचे हैं इनके, तो उसकी छवि खराब हो रही है। साथ ही साथ इस तरह के एरेटिक डिसीजंस की वजह से कार्यकर्ताओं के अंदर भी बहुत नाराजगी है। काम करने वाले कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि उनका नंबर आ नहीं रहा और कोई भी कहीं से भी आ रहा है उनको नंबर मिल जा रहा है, तो कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक नाराजगी नजर आती है और जनता को भी लगता है कि चलो आपने कोई भी अजीब सा निर्णय कर दिया, किसी को भी उठा के आपने सीएम बना दिया, लेकिन वो सीएम काम करने योग्य तो हो। राजस्थान में तो स्थिति है कि सीएम को बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में प्रचार करने ही ना आए क्योंकि उससे नुकसान हो जाएगा उनके भाषण से। तो इस तरह की चीजें जो हैं बहुत जगह पर दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी इस तरह की नजर आती है। तो यहां पर भी लोगों को लग रहा है कि बीजेपी के निर्णय जो है वो बहुत अजीब हो रहे हैं। अब पॉइंट यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट इसका यह है कि बीजेपी समर्थक जो है वो बीजेपी से नाराज है, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जो लोग बीच में हैं, जो निर्णय इस आधार पर करते हैं कि सरकार ने कैसा काम किया, उनको कांग्रेस के अंदर कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। बीजेपी के कई समर्थकों से जब मेरी विभिन्न राज्यों में बात हुई तो उनका यह कहना है कि सरकार थोड़ी सी निरंकुश हो रही है और उसका कंट्रोल होना जरूरी है। सब चाहते हैं कि बीजेपी जीते, लेकिन सीटें थोड़ी कम हो जाए, सीटें कम हो जाए ताकि जो है सरकार कंट्रोल में रहे और कोई भी नहीं चाहेगा कि देश के सिस्टम जो है इधर उधर डिस्टर्ब हो जाए। तानाशाही कोई नहीं चाहता, लोकतंत्र सब चाहते हैं। भले ही लोग हिंदू राष्ट्र की बात करें लेकिन तब भी लोकतंत्र वो चाहते हैं। तो ये बीजेपी समर्थकों की फीलिंग है। तो ऐसे में वो वोटर जो कि किसी भी तरफ जा सकता है, वो वोटर भी कंफ्यूज है क्योंकि उस वोटर को सरकार से पिछले 5 साल में ऐसा खास कुछ नहीं मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलपमेंट हुए पर आम आदमी की जिंदगी पर इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उसको खास कुछ नहीं मिला है और विपक्ष में उसको दम नहीं दिखता। राहुल गांधी के अंदर उनको प्रधानमंत्री नजर नहीं आता है, तो राहुल गांधी को वो चुन नहीं सकते और मोदी जी से थोड़ी सी तो नाराजगी है। तो लोगों के अंदर जो है उत्साह कम हो गया है सरकार को चुनने का। और ये रीजन है कि हम देखते हैं फर्स्ट फेज के चुनावों में जहाँ पिछले कई सालों से वोटिंग बढ़ रही थी, एकदम डिप आया है बहुत तेज। और जब बीजेपी को पिछले 2 चुनावों से वोटिंग बढ़ने का फायदा मिला है तो निश्चित तौर पे वोटिंग घटने का नुकसान भी उनको होने वाला है। हालांकि इससे पूरी तरह से ये नहीं मान सकते कि इसका पूरा फायदा विपक्ष को है, क्योंकि बीजेपी की बहुत सारी सीटों पर मार्जिन इतने बड़े बड़े थे कि वो मार्जिन गिरेंगे तो भी मार्जिन कम रह जाएंगे। किंतु बहुत सारी ऐसी सीटें भी हैं जहां पर कि मार्जिन कम थे। अगर लोग उदासीन हो गए हैं बीजेपी के प्रति, अगर वो कांग्रेस को वोट नहीं देने जा रहे हैं, तो यानी जो वोटर वोट देने नहीं जा रहा वो बीजेपी का वोटर है। युवाओं के अंदर फर्स्ट फेज में कहा जाता है 38% ने वोटिंग की और युवाओं ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को राष्ट्रवाद से लेके हर मुद्दे पर समर्थन दिया था। महिलाओं की वोटिंग भी गिरी है। महिलाएं जो है वो बीजेपी की बहुत बड़ी समर्थक थी 2019 में। तो जो वोटिंग गिर रही है, भले ही वो कांग्रेस को नहीं जा रहा, पर ये बीजेपी का वोट था जो नीचे हो रहा है। तो ये बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है और कम मार्जिन की सीटों पर वोटिंग कम होने से वो सीट भी हाथ से निकल सकती है। यानी अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो अभी बीजेपी के पास सीटें बढ़ाने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन सीटें घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है, विपक्ष के अंदर जोश आ गया है, विपक्ष चाहता है कि इसी तरह का माहौल बना रहे आने वाले सभी फेजेस में ताकि उनकी सीटें बढ़ जाए। जीतने की उम्मीद हालांकि वो अभी भी नहीं कर रहा है, वो सीटें बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। और बीजेपी की ये चिंता है कि अगर ये वोटिंग नहीं बढ़ी तो उसका जो है हाल 300 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी के लिए सबसे कठिन काम है अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाना, क्योंकि उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल सेंटर के निर्णयों से पिछले कुछ सालों में जो हुए हैं इससे बहुत ज़्यादा टूटा है। संघ के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर बीजेपी मोटिवेशन को फिर से क्रिएट कर सकती है अपने कार्यकर्ताओं में, संघ में,
तो हो सकता है कि परिस्थितियां हमें चेंज होती हुई दिखे, वोटिंग बढ़े तो परिस्थितियां चेंज होंगी। अदरवाइज बीजेपी के लिए 400 पार छोड़िए भैया, बहुत मुश्किल है 300 पार। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।